अब बात ये समझ में आ रही है कि मीर जफर घसेड़ी बेगम की वजह से हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा देश इंग्लैंड के गुलाम बने। अगर मीर जफर ना होते, अगर घसेड़ी बेगम ना होते, तो शायद आज हमारे इंडिया को अंग्रेज लोग कब्जा कर नहीं पाता, हमें गुलाम बना नहीं पाता, हम पर शासन नहीं कर पाता, हम पर हुकूमत नहीं कर पाते। ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना हिंदू से, ना मुसलमान से। इस देश को खतरा है तो बस देश के ही गद्दारों से। इस देश को खतरा है देश के ही गद्दारों से। Respected teachers, नजमुल सर, सनोवा सर, आसिफ सर और हमारे मैम लोग, नरगिस मैम, कोहिनूर मैम, खुशबू मैम, रोजी मैम और हमारे डायरेक्टर साहब आजम अली और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर मोहम्मद रुस्तम अली, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हर साल 15 अगस्त को हम लोग यौम आज़ादी का जश्न काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क इसी दिन यानी कि आज के ही दिन यानी कि 15 अगस्त को अंग्रेजों के लगभग 200 साल गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। तब से हम हिंदुस्तानी हर साल यौम आज़ादी हर 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे हर 15 अगस्त को धूमधाम से मनाते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है जो जिसे हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार हम उनके गुलाम यानी अंग्रेजों के गुलाम कैसे बने। और आप लोगों में एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैंने हिंदुस्तानी शब्द के साथ साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द का भी यूज किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को जानना चाहिए, बांग्लादेश को क्यों और पाकिस्तानी को क्यों। तो देखिए, आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक ही मुल्क थे, यानी कि हम सब एक थे। और आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने जो है हम लोग को समझ लीजिए डिवाइड कर दिया है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग डिवाइड हो गए हैं। तो ये इतिहास जो है हम सब से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम सबको यानी हर हिंदुस्तानी को, हर पाकिस्तानी को, हर बांग्लादेशी को ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हम उनके गुलाम कैसे बने। सर लोग आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से और स्टूडेंट को भी ध्यान से सुनना है। आखिरकार हम लोग उनके गुलाम कैसे बने। भारत की गुलामी के लिए कोई स्पेशल डेट या स्पेशल कोई ईयर बता नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत एक दिन में गुलाम नहीं बने थे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमारे देश भारत जो है ये जंग प्लासी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद यानी 1757 के बाद अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर में जिकरता हुआ चला गया और अंग्रेज हमारे देश में लगभग 200 साल तक हुकूमत की, यानी कि 1947 तक हमारे देश में अंग्रेजों ने हुकूमत किया। तो अब सवाल ये उठता है, वो जो हम लोगों को 200 साल तक गुलामी बना के रखा है अंग्रेजों ने, कैसे हमको गुलाम बनाया, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो बात 1588 की है। सबसे पहले इंग्लैंड में या लंदन में कहूँ, वहाँ के कुछ व्यापारियों ने यानी तिजारत करने वाले ने वहाँ पर एक कंपनी कायम किया तिजारत के मकसद से। एक कंपनी कायम किया तिजारत के मकसद से, जिस कंपनी का नाम है आप लोग सबको जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वो लोग वहां पर कायम किए थे लंदन में, कुछ ताजिरों ने, कुछ व्यापारियों ने तिजारत के लिए। और उस कंपनी के ट्रेडर्स ने, ताजिर ने, व्यापारी ने वहां की रानी एलिजाबेथ से परमिशन मांगी कि हम लोग हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए जाएंगे, व्यापारी करने के लिए जाएंगे, कुछ वहां से खरीदेंगे, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ से वहां पर लाके बेचेंगे, क्योंकि सुना जाता है कि हिंदुस्तान जो है सोने का चिड़िया है। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था, आप सभी को पता होंगे। तो हम लोग वहां पर तिजारत करने के लिए जाएंगे। तो उस वक्त की रानी एलिजाबेथ ने वो लोगों को तिजारत के लिए परमिशन दे दिया एलिजाबेथ ने, और वो लोग तिजारत के लिए रवाना हुए।
और जब वो लोग तिजारत करने के लिए पानी जहाज से रवाना हुए तो वो लोग हिंदुस्तान आगे पहुंच नहीं पाए। वो लोग अरब सागर से ही वापस लौट गए। यानी कंपनी जो तिजारत करने के लिए जो लोग भेजे थे वो लोग नाकामयाब हो गए, फिर से वापस हो गए। फिर दूसरी बार कंपनी के व्यापारियों ने फिर से हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए फिर से रवाना हुआ। लेकिन इस बार वो लोग की बदकिस्मती समझो या आप जो भी समझना समझिए कि इस बार भी वो लोग हिंदुस्तान आ नहीं पाया, क्योंकि इस बार बीच रास्ता में समुद्री तूफान की वजह से जहाज तबाह व बर्बाद हो गया। अब क्वीन की यानी रानी का गुस्सा जल गया, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 2 बार कंपनी के लोग हिंदुस्तान ताजीर करने के लिए आए थे लेकिन नाकामयाब हो गए। अब रानी का दिमाग खराब हो गया और वो लोगों को बोला कंपनी के कि अब तुम लोगों को पैसे नहीं दिया जाएगा, तुम लोग नहीं जा सकते हो इंडिया व्यापारी के लिए तिजारत करने के लिए नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी व्यापारियों के जिद पे आकर के रानी फिर से इस बार बोलते हैं कि ठीक है चलो इस बार फिर से मैं पैसा देता हूं और इस बार आप लोगों को इंडिया पहुंचना है। तो ये तीसरी बार आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री में कि हेक्टर नाम के जहाज रवाना किया गया इंडिया से इंग्लैंड से, और इंग्लैंड के लंदन से रवाना किया और ये जहाज सही सलामत इंडिया के सूरत बंदरगाह में आके पहुंच गए। और उस जहाज के कैप्टन थे हॉकिंस, आप लोग नाम सुने होंगे शायद। हॉकिंग इंडिया आए और उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलों का राज था। मुगल बादशाह जहांगीर, वो बादशाह जहांगीर के पास आए। वो तो तिजारत के मकसद के नियत से आए थे, इसीलिए वो बादशाह जहांगीर के पास आए और उसकी मुलाकात की। और बादशाह जहांगीर उनके बहुत ही इस्तकबाल किया, वेलकम किया, उसके सम्मानित किया। लेकिन बादशाह जहांगीर को ये नहीं पता था कि ये जो शख्स जो इंग्लैंड से आया है ये वो शख्स है, ये उस देश के शख्स है, उस कौम के शख्स है जिसका आज हम ये वेलकम कर रहे हैं। ये उसी देश का शख्स है जो देश एक दिन हमारे देश पर कब्जा करेगा, हम लोगों को गुलाम बना के रखेगा, हम लोगों के ऊपर 200 साल तक हुकूमत करेंगे। ये उनको पता नहीं था, अगर पता होता तो उसका वेलकम नहीं करता। तो जहांगीर ने वेलकम किया और ये लोग तिजारत के मकसद से आए थे और तिजारत करने लगे, सूरत में तिजारत करने लगे। और उस वक्त सूरत में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता था। और भी अंग्रेज आए जिसका नाम था थॉमस मनरू, वो आए और वो भी आकर के बादशाह जहांगीर से मिलना चाहा। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक लेटर भेजा, जिस लेटर में था ट्रेड लाइसेंस की बात। ट्रेड लाइसेंस, उस वक्त ट्रेड का मतलब था लूट मार। अभी ट्रेड का मतलब क्या होता है? तिजारत करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस वक्त ट्रेड का मतलब था लूट मार। तो ट्रेड लाइसेंस इंग्लिश लैंग्वेज में बादशाह जहांगीर के पास भेजा। किसने भेजा? थॉमस मनरू ने भेजा। और वो लेटर जब जहांगीर के पास पहुंचा तो जहांगीर को तो ऐसे सभी लगभग बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान था, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो उस इंग्लिश लेटर को पढ़ने के लिए उसके दरबारियों में से एक को पढ़ने दिया और उन्होंने उस पर भरोसा करके उस लेटर पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद ट्रेड लाइसेंस बन गया वो लोग का। अब वो लोग जगह जगह जाकर के, क्योंकि उस वक्त ट्रेड का मतलब था लूट मार, अब वो लोग इंडिया के जगह जगह जाकर के लोगों को धमकाने लगा, लोगों को डराने लगा, देखो हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है, आप लोग हमें कुछ नहीं कर सकते, बादशाह जहांगीर ने दिया है, देखिए उसका साइन है यहाँ पर। अब वो लोग जगह जगह जाकर के फैक्ट्रियां काम करने लगा, गुजरात में लगा फैक्ट्रियां काम करने, बिहार और दूसरे जगहों में काम करने लगा। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे जगहों में फैल गया, इंडिया के कोने कोने फैल गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला देख नहीं पाते थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला देख नहीं पाते, सख्त नफरत करते थे उससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेजों से सख्त नफरत करते थे। अब वो लोग के सामने यानी अंग्रेजों के सामने आ गए बंगाल के नवाब। अब क्या करेंगे? इसको भी हटाना होगा, उसको इंडिया में कब्जा करने के लिए। इंडिया में पहले तो उसका मकसद तिजारत करना, अब उसका मकसद चेंज हो रहा है, अब इंडिया पर कब्जा करना बन रहा है उसका मकसद। अब ये मकसद लेके आ रहा है। अब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाना चाहा, लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 फौज थे। कितने हजार? 18,000 फौज थे। और उस वक्त अंग्रेज के एक लीडर थे जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, आप लोगों ने सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव के पास वो लोग भी फौज जमाने लगे, वो लोग भी फौज तैयार करने लगे। क्यों? क्योंकि उसका मकसद बदल गया, क्योंकि उसका मकसद अब हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, हिंदुस्तान पर कब्जा करना है। और वो लोगों के पास थे 350 फौज, ओनली 350 फौज थे, 350। और मुगल सिराजुद्दौला के पास, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 18,000 फौज थे। अब लॉर्ड क्लाइव को ये बात समझ में आ गई
कि हम लोग अगर लेने जाएंगे, मेरे पास है 350 फौज और सिराजुद्दौला के पास है 18,000 फौज, तो 1 घंटा भी नहीं टिक पाएंगे हमारे फौज। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के नवाब के जो सिपह सालार थे फौजियों का, मीर जाफर, उसके साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। नाम आप लोगों ने सुना होगा, मीर जाफर के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया और मीर जाफर को दौलत का लालच दिया, उसको नवाब बनाने का लालच दिया। साथ ही साथ सिराजुद्दौला की खाला घसेटी बेगम को भी अपने और कर लिया, दौलत के लालच देकर के और दिगर पैसे के लालच देकर के उसको भी अपने तरफ कर लिया। अब मीर जाफर जो फौजों के सिपह सालार थे, मेन थे, उसको अंग्रेज ने अपने तरफ कर लिया। अब जंग हुई 1757 में पलासी के मैदान में, जिसे जंग पलासी के नाम से जाना जाता है। यही है पलासी का युद्ध, 1757 में हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान, और ये जंग पलासी जंग के नाम से जाना जाता है। और इस जंग में आप समझ सकते हैं अब क्या होंगे, इस जंग में अंग्रेज की जीत हुई और बंगाल के नवाब का हार हुआ, क्योंकि मीर जाफर जो थे वो उसके तरफ से थे। दिखावट के तौर पर तो बंगाल के नवाब की तरफ से थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अंग्रेजों के साथ थे। मीर जाफर और घसेटी बेगम भी उसके साथ थे। तो नवाब के फौज को कैद कर लिया, बंदी बना लिया और कहा जाता है कि उसको 10 दिन तक भूखा रखा गया। बंगाल के नवाब के फौजों को 10 दिन तक भूखा रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे फौज मर गए और जो फौज बचे थे उसको मार दिया गया। और इस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब बंगाल को कर लिया, क्योंकि बंगाली उसके सामना कर रहे थे, अब बंगाल के नवाब को भी लास्ट में मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव ने मिलकर के एक साजिश बनाया और बंगाल के नवाब को भी, सिराजुद्दौला को भी मार डाला। इस तरह से इंडिया को वो लोगों ने कब्जा कर लिया और इंडिया अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर में जिगरता चला गया। तो अब बात यह समझ में आ रही है कि मीर जाफर घसेटी बेगम की वजह से हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा देश इंग्लैंड के गुलाम बने। अगर मीर जाफर ना होते, अगर घसेटी बेगम ना होते, तो शायद आज हमारे इंडिया को अंग्रेज लोग कब्जा कर नहीं पाता, हमें गुलाम बना नहीं पाता, हम पर शासन नहीं कर पाता, हम पर हुकूमत नहीं कर पाते। तो इसी मीर जाफर की वजह से, घसेटी बेगम की वजह से, और भी बहुत सारे उस वक्त के लोग थे जो अंग्रेजों की तरफ से थे, दौलत के लालच में, पैसे के लालच में अंग्रेजों की तरफ से थे। इसी वजह से हमारा देश को उस वक्त कब्जा किया गया। तो अब मैं आप लोग ये कहना चाहूंगा कि इसी तरह से आज भी हमारे इंडिया में मीर जाफर जैसा, घसेटी बेगम जैसी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो दिखावे के तौर पर तो इंडिया के तौर पर इंडिया किससे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसे से प्यार करता है, वो दूसरे लोगों से प्यार करता है, वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश, वो चाइना जाने के बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के सब चीज बेच दे रहे हैं और बाहर जाने के बारे में सोचते हैं। इंडिया उसको पसंद है, दिखा के तौर पर तो फ्लैग होस्टिंग कराते हैं, झंडा लेके घूमते हैं, जो सच से प्यार करता है वो दिखाता नहीं है, भगत सिंह सच्चे प्यार करते थे, उन्होंने फांसी पे लड़ गए। खुदीराम सच्चे प्यार करते थे, फांसी पे लड़ गए। और सुभाष चंद्र बोस सच्चे प्यार करते थे, वो अपने जान गंवा बैठे। महात्मा गांधी सच्चे प्यार करते, ये लोग सच्चे प्यार करने वाले नहीं है। तो अगर हमारे देश में अभी भी बहुत सारे मीर जाफर जैसे, घसेटी बेगम जैसे गद्दार से भरा हुआ है, तो हम लोगों को चाहिए इन गद्दारों को हटाएं। और आप लोग सुने होंगे, ये करंट अफेयर है कि पार्थ चटर्जी जो एक मिनिस्टर थे, वो इतने करप्शन में है कि उसके घरों में कितने पैसे पाए गए। अगर इस तरह से हमारे देश का, हमारे बंगाल की हालत इस तरह से रही, तो एक दिन बंगाल क्या होगा, कंगाल हो जाएगा, बंगाल कंगाल हो जाएगा। तो मीर जाफर की वजह से, घसेटी बेगम की वजह से, गद्दार की वजह से हमारे देश पर कब्जा कर लिया। इस तरह से अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया। मैं अब एक शेर कहना चाहूंगा, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना हिंदू से, ना मुसलमान से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से, ना हिंदू से, ना मुसलमान से। इस देश को खतरा है तो बस देश के ही गद्दारों से, इस देश को खतरा है देश के ही गद्दारों से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।